गुड इवनिंग एवरीवन। अब वक्त आ गया है कि वी आर गोइंग टू हैव द डिस्कशन ऑफ आवर न्यू सेट ऑफ डेली टेस्ट पेपर ऑफ सीडीएस एंड एफकेट स्टूडेंट्स। हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर में डेली बेसिस पे एनडीए सीडीएस के जितने भी ग्रुप्स हैं उनके लिए डेली टेस्ट पेपर्स कंडक्ट होते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि उनको इवनिंग तक अपलोड कर दूं सॉल्यूशन के साथ। तो ये तुम्हारे इस सेट का सेकंड पेपर है और यहाँ पे करेक्शन था, मैंने पहले ही यहाँ पे करेक्शन कर दिया है। तो इट इज योर डेली टेस्ट पेपर नंबर 2 सीडीएस एंड एफकेट। तो आज का पेपर कैसा रहा और इसका लेवल क्या था, बच्चों के स्कोर्स किस तरह से रहे, ये सब बाद की बात है। पहले हम अपने सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम चैप्टर का है, जिसके ऊपर में मैंने तुम लोग को एक पूरा टेबल दिया हुआ था कि जब भी क्वेश्चंस आएंगे एचसीएफ एलसीएम के तो उसके कुछ बेसिक टाइप्स होते हैं। तो वो इस उसमें से 10th टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12। ये नंबर जो छुप रहा है वो 15 है एंड 18। तो ऐसे केस में सबसे पहला स्टेप होता है कि ये जितने भी 3 वैल्यूज दिए हुए हैं तुम उसका एलसीएम निकाल लो। और 12, 15 और 18 का एलसीएम जब तुम निकालोगे, चलो मैं निकाल के दिखा देता हूं। तो इसको 3 से काटा, ये 253 हो गया, मल्टीप्लाई कर लो। 3 2 जार 6, 6 2 जार 12, 12 5 जार 60, 180। एलसीएम हो गया इसका 180। अब तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो एलसीएम आया है उसको डिवाइड करना पड़ेगा लीस्ट 5 डिजिट नंबर से, जो कि होता है 10,000। अब जब तुम ऐसा करोगे तो ये 5 के टेबल में कटेगा और यहां पे भी ये फिर से 5 के टेबल में कटेगा और यहां पे एक रिमाइंडर आ जाएगा जिसको मैं नाम दूंगा आर का, और जो एलसीएम आया था उसको मैं नाम दूंगा एल का। तो क्वेश्चन क्या है कि यू हैव टू फाइंड दैट लीस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस 3 वैल्यूज। तो इसका नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि जो भी तुम नंबर ढूंढ रहे हो, रिक्वायर्ड नंबर, दैट विल बी जो भी तुम्हारा एन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है उसके अंदर में से एक तो ये एलसीएम की वैल्यू ऐड होगी और उसमें से माइनस होगा ये जो भी तुम्हारा यहां रिमाइंडर बच रहा है। तो ये बन गया 10180 माइनस 100। दैट मीन्स आंसर इज डी ऑप्शन विच इज 10080। और ये मैंने एक टेबुलर फॉर्म में तुम लोग को बताया हुआ है, और अगर किसी बच्चे ने उस टेबल को अच्छे से याद किया होगा तो ये क्वेश्चन तो सभी बच्चों ने किया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और इसके बारे में भी हमने क्लास में बात की हुई है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास में एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है जिसकी लेंथ तुमको दे रखी है 3.78 मीटर, और इसी कोर्टयार्ड की जो ब्रेड्थ है वो तुमको दे रखी है 5.25 मीटर। क्वेश्चन ये चाहता है कि तुम इसको फिट करोगे स्क्वायर टाइल्स ऑल ऑफ सेम साइज। मतलब तुमको इस कोर्टयार्ड के अंदर में स्क्वायर टाइलिंग करनी है, लेकिन वो सारे स्क्वायर टाइल सेम साइज के होने चाहिए। और साथ में क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ इच स्क्वायर टाइल। ये क्वेश्चन एक और तरीके से भी आ सकता है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर दिस कोर्टयार्ड। तो जब भी मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स तो पूछेगा तो तुम्हें यह ध्यान रखना है कि जो भी स्क्वायर टाइल तुम लगाओगे उसकी जो साइड होनी चाहिए स्क्वायर टाइल की वो मैक्सिमम होनी चाहिए, तभी तो तुम मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल से इसको कवर कर पाओगे। अभी फिलहाल क्वेश्चन सिर्फ साइड मांग रहा है, तो साइड का मतलब हो गया, सबसे पहले इसकी यूनिट चेंज कर लो पूरा का पूरा सेंटीमीटर में। तो 3.78 मीटर मतलब 378 सेंटीमीटर, और 5.25 मीटर मतलब 525 सेंटीमीटर। ये करने के बाद तुम्हारा साइड ऑफ स्क्वायर टाइल या लार्जेस्ट साइड ऑफ स्क्वायर टाइल जो होगा दैट विल बी नथिंग बट द एचसीएफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दिस कोर्टयार्ड, जिसमें लेंथ है तुम्हारा 378 और ब्रेड्थ है तुम्हारा 525। तो तुम्हें क्या करना है, इन दोनों वैल्यू का एचसीएफ निकालना है। और ऐसी वैल्यूज जिसके बारे में एक बार में सोच ना सको तो उसके लिए तुम्हारे पास में ऑप्शंस भी अवेलेबल है। अभी तो फिलहाल ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन मान लो अगर ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से तुम वहां तक पहुंच सकते हो। दैट इज कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग द एचसीएफ। तो 378 छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करना है। क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा, ये 1 में जाएगा, 378 यहां पे 15 8 7 147 आ गया। अब 147 को 378 से डिवाइड करो जो कि जाएगा 2 के टेबल में, 288 आ गया। अब जरा इसको काट रहे, 288 कैसे आएगा, ये आएगा 294।
तो ये बन गया 84। अब 84 को 147 से डिवाइड करो तो ये आ गया तुम्हारा 63। अब 63 को 84 से डिवाइड करो, ये 1 में जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 21। अब 21 को 63 से डिवाइड करो, देखो 21 63 को डिवाइड कर देगा 3 में। इसका मतलब है कि जो लार्जेस्ट साइज तुम ढूंढ रहे थे वो 21 है। बाकी ये तो तुम बोलोगे सर ये तो बहुत लंबा हो गया, ये कितनी देर तक हम लोग करते रहेंगे। तो दूसरा तरीका यही है कि तुम्हें एक बात तो पता होनी चाहिए कि HCF निकालना है। तो ऑप्शन में से जो जो आंसर्स तुम्हें दिख रहे हैं उनको चेक करके देखो कि क्या ये इसको डिवाइड कर रहे हैं। बट इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है, 21 है, 14 है, कोई और वैल्यू होती वो पहले तुम चेक करते और वो डिवाइड कर देता तो तुमको प्रॉब्लम हो सकती थी। तो ये चीज का ध्यान रखते हुए हम लोग को इसी मेथड से काम करना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम आवर लिस्ट ओनली। इसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर यू हैव टू फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 48, 60, 72 and 108 leaves remainder 38, 50, 62, 98 and 130। अच्छा एक और नंबर भी है। तो सबसे पहला काम लीस्ट की वजह से ये जितने भी वैल्यूज तुमको दिए हुए हैं सबसे पहले तुम्हें उसका निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो 48, 60, 72, 108 एंड 140 का एलसीएम ये मैंने निकाला तो था, लेकिन मैं एक बार और निकाल देता हूं। इसका आंसर मुझे याद है 2520 आया था, बट लेट मी डू इट वन मोर। 48 2 से काटेंगे 30, 36, 54 और 70। एक बार और 2 से काटते हैं। अच्छा ये मैंने कुछ गलत काट दिया, यहाँ 24 आएगा। अब ये आ गया 12, 15, 18, 27 एंड 35। एक बार और 2 से चला देते हैं। 6, 15, 9, 27, 35। अब इसको तुम 3 से काट लो। 2, 5, 3, 9, 35। फिर से एक बार 3 से काट लेते हैं। 2, 5, 1, 3, 35। 2, 5, 1, 3 हाँ। और सबसे लास्ट में 5 से ही काट लो। 2, 1, 1, 3, 7। अब मल्टीप्लाई करो। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 3 72, 5 3 60, 720 इंटू 21। 720 इंटू 21 करोगे, देखो मैं सारा कैलकुलेशन कर रहा हूं, इतना मेरे लिए जरूरी नहीं है। तो ये तुम्हारा आता है कितना आ रहा है 7 जो 1440 0215 15120। अब ये लाने के बाद ये तुम्हारा आंसर नहीं आया अभी तुमको क्या करना है, इसके अंदर से कुछ एक चीज सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी तब जाके आंसर मिलेगा। और वो सब्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा, तो तुम यहां पे देखो कि जब तुम 48 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर आने की बात हुई है 38 की। जब तुम 60 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आने की बात हुई है 50 की। अगर तुम 72 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आने की बात हुई है 62 की। अगर तुम 108 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आना चाहिए 98। और जब तुम 140 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आना चाहिए 130। तो जब तुम ये एलसीएम निकाल लेते हो तो इसमें से ये जो डिफरेंस तुम देख रहे हो यहाँ पे ये हर केस में सेम है, और ये डिफरेंस है 10 का, तो वो डिफरेंस तुमको इसमें से माइनस करने की जरूरत है और ये आंसर हो जाएगा 15110 एंड दैट इज अवेलेबल इन बी ऑप्शन। ये सारी बातें मैंने क्लास में बताई हुई हैं टेबलर फॉर्म में, तो जिस बच्चे ने इसको स्टडी किया है और आज तक याद किया है तो उसके लिए ये फर्स्ट 3 क्वेश्चन तो वैसे ही सिंपल से थे। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है और ये वो क्वेश्चन है जिसके 2 आंसर्स आ रहे थे। मैंने क्लास में पता नहीं बच्चों को एक ही आंसर देने वाले को मार्क्स दिया है, बट इसके 2 आंसर्स पॉसिबल हैं। तो जो बच्चों को ये बात जाननी है कि 2 आंसर्स कैसे होंगे, या किसी बच्चे ने 2 आंसर्स मारे थे मैंने कोई एक गलत कर दिया है, तो वो बढ़वा सकता है अपना नंबर, कल बढ़ जाएगा। लेकिन अभी ध्यान से देखो, तुम्हारा क्वेश्चन है कि 7 की पावर 6n माइनस 6 की पावर 6n ये वैल्यू अगर n एक इंटीजर है ग्रेटर देन 0 तो किससे डिविजिबल होगी। तो उसके लिए तुमको सबसे पहले इसको ब्रेक करना है। ब्रेक किस में करोगे, तो 7 स्क्वायर 7 क्यूब के पावर में 2n और यहां पे लिख लो 6 क्यूब के पावर में 2n। अब 7 क्यूब और 6 क्यूब पावर में क्या है 2n है, तो एक स्टेज आएगा जब तुमको लिखना पड़ेगा 7 क्यूब माइनस 6 क्यूब और यहां लिखना पड़ेगा 7 क्यूब प्लस 6 क्यूब, क्योंकि n को अगर मैं वैल्यू दे देता हूं 1 की तो ये इसी में रिड्यूस हो जाएगा। अब ये जो 2 वैल्यूज हैं यहां से जो आंसर मिलेगा उसी से हम डिसाइड करेंगे। देखो सबसे पहले 7 का क्यूब 343 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, तो एक नंबर तो आ गया 127। मतलब जो भी ये वैल्यू है 127 से जरूर डिविजिबल होगी, 127 बी ऑप्शन में है। लेकिन जब मैं इसको छेड़ता हूं तो इसको छेड़ने का मतलब क्या है, 343 को 216 से ऐड करके देख लो तो ये वैल्यू आ रही है 559।
और 559 जो है वो 13 के टेबल में जाती है, 4 में काटो इसको 52 हो गया, 39 यहाँ पे 3, मतलब इसके दो आंसर्स पॉसिबल हो रहे हैं 13 एंड 27। और इस चीज का ध्यान रहे पेपर में ऐसी गलती नहीं होगी, लेकिन तुम्हें यह पता होना चाहिए कि जब हम लोग देख रहे हैं तो दोनों साइड से देखना है, माइनस वाला भी और प्लस वाला भी, तो इसके दोनों आंसर्स हैं, बट ध्यान रखना पेपर में ऐसा नहीं होगा, पेपर में एक ही ऑप्शन होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो तुमको कह रहा है इफ n इज एन इंटीजर, मैंने इसमें करेक्शन कराया था कि n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर तुम n को एक पॉजिटिव इंटीजर कह रहे हो, मैं लिख देता हूं यहां पे ये बात, देन हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ n कैन गिव एन इंटीग्रल वैल्यू फॉर दिस एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन क्या है, 16n² + 7n + 6 अपॉन में n। तो अभी कुछ मत करो, अभी इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। तो सबसे पहले 16n² n से डिवाइड होगा, यहां पे आ जाएगा 16n, फिर 7n n से डिवाइड हो जाएगा, यहां बन जाएगा 7, 6/n यहां बच जाएगा। तो देखो इसको इंटीग्रल वैल्यू बनाने के लिए n को तो मैं कोई भी वैल्यू दे सकता हूं अगर पॉजिटिव की बात है, लेकिन तुमको यह भी सोचना है कि अगर वो n यहां डालने पे ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया तो फिर ओवरऑल वैल्यू इंटीग्रल नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि तुमको यहां पे n की सिर्फ वो वैल्यूज डालनी है जो पॉजिटिव हो और जो 6 का फैक्टर हो। तो सीधा तुम्हारा आंसर हो गया कि n कैन टेक वैल्यूज 1, 2, 3 एंड 6, इसको छोड़ के वो कुछ नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो इनमें से कुछ और वैल्यू लेता है तो सिर्फ ये वाला पार्ट जो है वो फ्रैक्शन में चले जाएगा और ओवरऑल वैल्यू फिर इंटीग्रल नहीं होगी, वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो तुम्हारा आंसर होगा 4 वैल्यूज पॉसिबल है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन तुम वैल्यू पुटिंग से ट्राई कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें तुमको बोला जा रहा है कि y को उसने डिफाइन कर दिया है, नहीं सॉरी x बाई y को डिफाइन कर दिया है a+2 अपॉन a-2 से, और तुमको बताना है कि x² - y² अपॉन x² + y² इनमें से किस ऑप्शन के बराबर होगा। तो मैं सबसे इजी वैल्यू से स्टार्ट करता हूं। x को मैंने वैल्यू दे दिया 1, तो इससे a+2 3, 1 + 2 3 और ये -1, तो x हो गया -3 और y हो गया 1, या तुम चाहो तो x3 y -1 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग यूजुअली डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं रखते इसलिए मैंने ऊपर भेजा, वैसे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन वैल्यूज को जरा यहां पुट करो, तो ये हो गया 9 -1 और ये हो गया 9 + 1, तो टोटल आ गया 8/10, जिसको मैं काट के लिखूंगा 4/5। अब तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, क्योंकि 4/5 तुमको ऑप्शन में दिख नहीं रहा होगा, तुमको a की वैल्यू डाल के चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन a की वैल्यू 1 डालने पे तुमको 4/5 दे सकता है। आई थिंक पहला तो देगा नहीं, a की जगह 1 डालने पे ये बन जाएगा 8/5, रॉन्ग आंसर। यहां डालोगे तो ये बन जाएगा 4/-3, रॉन्ग आंसर। यहां डालोगे तो ये बन जाएगा 4/1, रॉन्ग आंसर। ये सही है क्योंकि यहां डालोगे तो ये 4/5 दे रहा है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपली वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन इजी है एज कंपेयर टू द लास्ट क्वेश्चन। इसमें वैल्यू पुटिंग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिया हुआ है कि a जो है वो bc के बराबर है और c जो है वो a - b है, और तुमको a की वैल्यू निकालनी है b के टर्म्स में। तो अगर a की वैल्यू निकालनी है b के टर्म्स में तो तुमको c को बिल्कुल रिमूव करना पड़ेगा। तो ये काम मैं स्टार्ट कर देता हूं, c की वैल्यू निकाल ली a/b, इसको यहां डाल दो, तो ये बन गया a/b = a - b। ध्यान रखना हम लोग को निकालना a की वैल्यू है, तो जितने भी a वाले टर्म्स हैं मैं इसको सबसे पहले एक तरफ कर लेता हूं। कैसे करूंगा? तो इसके दो तरीके हैं, इस b² को यहां भेज दो और a वाले सारे टर्म वहां कर दो। अब इसमें से एक अगर कॉमन ले लेते हैं तो अगले ही स्टेप में तुम्हारा आंसर आता है a के लिए b² अपॉन b - 1। अब सिर्फ चेक करो कहां है, b ऑप्शन में है, करेक्ट आंसर है। तो ये जो 2 क्वेश्चन थे पेपर के आसान क्वेश्चन थे, उससे ऊपर 3 क्वेश्चन जो तुमने किए थे एचसीएफ एलसीएम के, वो तुम्हारे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन थे, मतलब अगर तुमने पढ़ाई की है, फॉर्मूला याद किया तो वो हो जाएंगे। बीच में एक आधा क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा तुम्हारे बेस रूट को चेक करने वाला था, मतलब वो इंटेलिजेंट लोगों के लिए था। अब जो 3 क्वेश्चन आ रहे हैं वो करंट रनिंग टॉपिक के क्वेश्चन है, वो ट्विस्टेड नहीं है, वो सिर्फ वो बच्चे कर सकते हैं जो चैप्टर को अच्छे से कर रहे हैं। Those all 3 questions are from average chapter। अब देखो ये क्वेश्चन देखने में तो डर लग रहा होगा, लेकिन तुम्हारे पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आजकल खूब पूछे जा रहे हैं, तो अच्छे से समझो, कोई नहीं है इसका। जैसे एक क्वेश्चन हमने क्लास में किया भी है, क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 54। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, 54 को 11 से मल्टीप्लाई करके इन 11 नंबर्स का सम लिख देता हूं। राइट हैंड साइड में 594 आ गया। अब एक एक करके
उसके जो 11 वैल्यूज है उनके बारे में छोटी छोटी इंफॉर्मेशन दी हुई, जैसे कि दिया हुआ है फर्स्ट 4 वैल्यूज का एवरेज है 48। तो पहले 4 वैल्यूज का एवरेज अगर 48 है तो 48 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और पहले 4 वैल्यूज का सम आ गया मेरे पास 192। उसके बाद नेक्स्ट 4 नंबर्स का एवरेज वो बता रहा है 25% मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4। अब ये 25% क्या होता है? 25% किसी भी नंबर का 1/4 होता है। तो पहले 4 नंबर का जो एवरेज था 48, अगर तुम उसका 1/4 करते हो तो 12, 48 में 12 ऐड कर दो, बन गया 60। तो अगले 4 नंबर का एवरेज 60 है तो उसका सम हो जाएगा 240। तो इस सम में 240 ऐड कर दो। अब तुम्हारे पास 4 + 4 8 वैल्यूज तक का हिसाब किताब हो गया है। अब स्टार्ट करते हैं 9th नंबर और 10th नंबर की तरफ। तो 9th नंबर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि इट इज 8 ग्रेटर देन द 11th नंबर। तो अगर मैं 11th नंबर को x ले लूं तो मेरा 9th नंबर होगा x + 8। उसी तरह से 10th नंबर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि इट इज 4 ग्रेटर देन द 11th नंबर, और तुमने 11th नंबर को x लिया हुआ है तो ये बन जाएगा x + 4। कहानी खत्म हो जाती है, क्योंकि फाइनली वो तुमसे x निकलवाएगा और एवरेज पूछा है 9th और 10th नंबर का। दैट मींस जब x आ जाएगा यहां पुट करके इन दोनों वैल्यूज का एवरेज निकाल लेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले 240 और 192, 8 और 4 12, सबको ऐड कर जाते हैं। 9 + 4 13 + 1 14, ये हो गया 444। 444 को 594 से माइनस करो, यहां पे सिर्फ 3x बच जाएगा, x + x + x, तो ये हो जाता है 150। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 50। अब x अगर 50 आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारा 9th वैल्यू हो गया 58 और 10th वैल्यू हो गया 54। तुमको इन्हीं दो वैल्यूज का एवरेज चाहिए। 58 + 54/2 विल गिव यू द एवरेज ऑफ दीज टू वैल्यू, जो कि आएगा 112/2। काट लो इसको, यहां पे आंसर होता है 56। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह है तुम्हारे पेपर का 9th क्वेश्चन। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी, उसके बाद पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा, एंड देन देयर 3 ग्रैंड चिल्ड्रन, वो तुम हो सकते हो। तो 3 ग्रैंड चिल्ड्रन, 2 ग्रैंड पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स। तो तुमको एवरेज एज ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स जो कि 2 होंगे, हमेशा याद रखना, दादा दादी 67 दिया है तो 67 × 2 कर लो। उसके बाद पेरेंट्स का 35, वो भी 2 होंगे, पापा मम्मी, तो 35 × 2 कर लो। और उसके बाद ग्रैंड चिल्ड्रन जो कि 3 है, उनका 6 दिया है तो 6 को मल्टीप्लाई कर लो 3 के साथ। अब बताओ टोटल मेंबर्स क्या 7 नहीं हो गए? अब अगर ये 7 हो गए तो सिर्फ इनको ऐड करने की देर है। 134 + 70 + 18/7, 134 + 88, ये तो कर ही सकते हो। ये आ गया तुम्हारा 222। 222/7 ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है, चलो थोड़ा सॉल्व करते हैं। ध्यान रखना ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। 28 4/7, 31 5/7 एंड दिस वन इज 32 1/7। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे एक हल्का सा आइडिया तुमको लग जाना चाहिए। 222 मतलब 3 के टेबल में जाएगा और यहां लिखते ही 1 में जाएगा ये 7, तो कितना आ गया 31 5/7, 31 5/7। ये देखो बी ऑप्शन में अवेलेबल है, सो बी विल बिकम योर करेक्ट आंसर। ज्यादा टाइम लगने वाला ये क्वेश्चन था नहीं। आखिरी क्वेश्चन कंबाइंड मीन, करेंटली रनिंग टॉपिक में पिछले ही क्लास में मैंने कंबाइंड एवरेज, कंबाइंड मीन की बात की हुई है। तो तुम्हारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि देयर इज ए क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स जिनका एवरेज है ए। एक बार मैं ये फॉर्मूला लिख देता हूं, x12 बार इज इक्वल्स टू n1x1 बार प्लस n2x2 बार अपॉन n1 + n2। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने n1 मान लिया है बॉयज को और n2 मान लिया है गर्ल्स को। कंबाइंड एवरेज क्लास की दी हुई है कैपिटल ए, तो यहां पे लिख लो x12 बार की जगह ए। बॉयज और गर्ल्स का नंबर का रेशियो दिया है 3:1, मतलब बॉयज है 3 और इनका एवरेज स्कोर है a+1। गर्ल्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है 1, तो यहां पे 1 लिख लो और इनका एवरेज मुझे अभी निकालना है। टोटल n1 + n2 करोगे तो 3 और 1 के हिसाब से ये 4 हो गया। तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि गर्ल्स का एवरेज कितना होगा, तो ये कैलकुलेशन हो सकता है यहां से 4a - 3a - 3, तो क्या हो गया a - 3। अब देखो चुपचाप a - 3 ऑप्शन कहां पे है, तो दैट इज अवेलेबल इन बी ऑप्शन। मेरे हिसाब से आज का ये पेपर कल के वाले पेपर से 100 टाइम्स लूज पेपर, इजी पेपर था। बट अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो आई डोंट सी एनी मिरेकल इन योर मार्क्स। या तो तुम पढ़ नहीं रहे हो
या तो फिर तुम कहीं और हो, या फिर तुम किसी और सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस कर रहे हो। अगर इन तीनों में से कोई भी बात है तो थोड़ा सा मैथ्स के लिए टाइम निकालो, उसमें इंटरेस्ट जनरेट करो, तुम्हारे स्कोर ऑटोमेटिकली हाई हो जाएंगे। टाइमर लगा के अगर कोई टीचर तुमको हर दिन टेस्ट कर रहा है, इवैल्यूएट कर रहा है, आंसर्स डिस्कस कर रहा है और तुमको पेपर के लिए प्रिपेयर करा रहा है, तो इससे बेटर और कुछ प्रिपरेशन नहीं है। और साथ में वीकली टेस्ट पेपर भी तुम्हारे हो रहे हैं, उसकी भी डिस्कशन तुमको मिल रही है, उसकी भी वीडियोस जो बनी हुई है तुमको दी जा रही है। तो इस पैरामीटर के साथ अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें क्लियर करने से नहीं रोक सकती है। सिर्फ एक ही चीज है जो तुम्हें रोक सकती है और वो तुम खुद हो। तो मेक श्योर दैट यू आर नॉट गेटिंग डाइवर्टेड फ्रॉम एनीवेयर एंड यू आर पुटिंग होल फुल फोकस ऑन योर स्टडीज, स्पेशली मैथ्स, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ड्राई सब्जेक्ट है। बच्चों को कई बार इसमें इंटरेस्ट जनरेट करवाना पड़ता है एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ देयर मेंटल पावर वो जनरेट नहीं कर पाते। वो कंपेयर कर जाते हैं अपने दोस्तों के साथ में जो थोड़े बेटर होते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे तो बस का ही नहीं है। तो ये चीज को मन से निकालो और अपने आप को मोटिवेट करो कि अगर सर भी क्वेश्चन को इतनी इजीली कर पा रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि सर कोई एक्स्ट्रा चीज तो कर ही नहीं रहे। सर वही बातें यूज कर रहे हैं, वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, वही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं जो वो हमें क्लास में बताते हैं। तो व्हाई नॉट वी कैन ऑल्सो डू द क्वेश्चन। तो इस होप के साथ कि कल का पेपर तुम्हारा बहुत बेहतरीन होने वाला है, या कम से कम आज की जैसा नहीं होने वाला है। सो जस्ट मेक श्योर यू आर कमिंग फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर योर पेपर। कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।